एमएम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2020 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं। आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि 1 वर्ष के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो दोस्तों आप लोगों को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पता होगा, जिसको मैंने इसी चैनल पे पूरा बाकायदा पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखें। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? तो जो पहले इन्होंने बताई वो थी संवेदीय पेशी अवस्था, जिसको हम लोग इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। दूसरी अवस्था जो पियाजे ने बताई संज्ञानात्मक विकास की वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी अवस्था जो थी वो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था जो पियाजे ने बताई वो थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं बताई। सबके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा बता दूं। जो संवेदी पेशी अवस्था थी वो 0 से 2 साल, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल, और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो 11 से वयस्क होने तक। तो यहाँ पे अगर मैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के पहले की अवस्था संवेदी पेशी अवस्था के बारे में आपको बताऊं तो इस अवस्था में बच्चा ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को अर्जित करता है। आँख से देख के किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करता है, और कान से सुन के वो किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करता है, छू के, और क्या करता है, सूंघ के। यानी कि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही बच्चा इल्म को हासिल करता है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर बच्चा आँख, कान और हाथों से सोचता है तो कौन से स्तर में वो है? तो वो बच्चा जो है वो इंद्रिय जनित गामक स्तर या संवेदीय पेशी अवस्था में है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल ये कि छात्राओं से रिलेटेड यहाँ पे 4 कथन हैं, सबको पढ़ते हैं और कौन सा कथन छात्राओं से रिलेटेड सही है उसको पता लगाते हैं। पहला कथन है कि छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। दूसरा है कि अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। तीसरा है कि भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। चौथा है कि गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो अगर मैं छात्राओं की बात करूं तो छात्राओं से रिलेटेड जो चौथा कथन है इस पे अगर गौर करें तो क्या ये सही है? जी नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छात्राओं के साथ लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो पहले तो गणित का क्वेश्चन हल कर लेती है, लेकिन जब लॉजिकली पूछा जाता है तो वो नहीं कर पाते, उनको दिक्कत आती है। तो ये आपका गलत कथन होगा। जबकि तीसरे कथन की बात करें तो इसमें लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है। कह रहा है कि छात्राएं भाषिक और संगीत में अधिक क्षमताएं रखती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बस छात्राओं को ही म्यूज़िक और लैंग्वेज की अच्छी समझ हो, लड़के भी म्यूज़िक में अच्छे हो सकते हैं। तो यहाँ पे लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो इसमें ये कहा जा रहा है कि छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण होती हैं। तो ये भी बात गलत है। लड़कियों के साथ जेंडर बायस हो रहा है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में कम होती हैं। अगर मैं पहले कथन की बात करूं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि छात्राएं अपने उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। तो ये छात्राओं से संबंधित कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बस लड़के ही गणित में तेज़ हों, लड़कियां भी गणित में तेज़ हो सकती हैं। यानी कि लड़कियां भी अपने उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करना और अक्सर
चाक्षुक स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? यानी कि अगर कोई भी बच्चा अक्षरों के क्रम को पढ़ने में उसे दिक्कत महसूस होती है, जैसे सा को वो वास पढ़ता है, सा को वो वास पढ़ता है, न्यूक्लियर को वो अनक्लियर पढ़ता है, न्यूक्लियर को वो अनक्लियर पढ़ता है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है? क्या उसको डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिसप्राक्सिया या फिर डिसलेक्सिया है? तो दोस्तों पढ़ने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर कोई बच्चा अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ है तो उसको डिसलेक्सिया है। अगर मैं डिसकैलकुलिया की बात करूं तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, जबकि डिसग्राफिया लिखने में दिक्कत या परेशानी होती है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कहा यह जा रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। इन्होंने बच्चों पे प्रयोग किया, बच्चों को बारी बारी से फिल्म दिखाई और ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को अपना सकते हैं। तो उसी सिद्धांत से संबंधित कुछ कथन है। कौन सा कथन सही है? पहला है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, या अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र होता है। चौथा है कि खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक विकास का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों के सीखने के लिए जो मॉडलिंग है वो एक बहुत ही मुख्य तरीका है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों अगर आप लोगों को पता होगा थॉर्नडाइक के बारे में, तो थॉर्नडाइक ने अधिगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसका क्या नाम है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। इसके कुछ और नाम भी हैं। इसको हम लोग SR थ्योरी भी कहते हैं, S फॉर स्टिमुलस, R फॉर रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसको हिंदी में उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत में क्या है? इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि अगर बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास के द्वारा जो गलतियां हैं वो कम हो जाती हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से गलतियां कम हो जाती हैं। थॉर्नडाइक ने अपना ये जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पे किया था। उन्होंने एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया। उस पिंजड़े की संरचना ऐसी थी कि उसमें एक लीवर लगा हुआ था। भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया गया। पिंजड़े के बाहर उद्दीपक के रूप में मछली के टुकड़े को रखा गया। जैसे ही भूखी बिल्ली ने मछली के टुकड़े को देखा उसने अनुक्रिया करना शुरू किया, पिंजड़े में उछल कूद करने लगी और इत्तेफाक से उसका पैर पिंजड़े में लगे लीवर पे दब गया और पिंजड़ा खुल गया। यही प्रोसेस कई बार दोहराया गया और अंत में ये देखा गया कि पहले की अपेक्षा बिल्ली ने पिंजड़ा खोलने में कम वक्त लिया और आखिर में उसने एक ही बार में पिंजड़ा खोल लिया। तो इस तरह से ये सिद्धांत ये कहता है कि अभ्यास के द्वारा की जाने वाली गलतियां कम हो जाती हैं। तो ये किसके द्वारा ये विचार दिया गया? तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के द्वारा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है विशिष्ट वितरण का एकाग्रता केंद्रित करने। दूसरा है अध्ययन के लिए शैक्षिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। तीसरा है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। और चौथा है विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के स्थानांतरण। तो दोस्तों सिद्धांत चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं को
समझने में मददगार होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है। दोस्तों अगर आप लोगों को आगमन और निगमन विधि पता होगा तो उसमें आपको ये पता होगा कि निगमन विधि में क्या होता है। निगमन विधि में पहले हम सामान्य नियम प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद हम उदाहरण की तरफ जाते हैं। तो अगर आप ऑप्शन पे गौर करें तो निगमनात्मक तर्कड़ा में सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा शामिल है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो स्टेनबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। कैसे? पहला है व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा है सृजनात्मक बुद्धि और तीसरा है विश्लेषणात्मक बुद्धि। अगर चारों ऑप्शन में देखें तो आपको व्यवहारिक बुद्धि ऑप्शन में मिलेगा जो कि त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो प्रकृति पोषण विवाद है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित है। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट में पूछे जा चुके थे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।